तो लास्ट क्लास में हम इन्हीं तक डिस्कस किए थे, ठीक है ना। इनकैप्सुलेशन क्या था उसके बाद। अच्छा, इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या है कि बाइंडिंग आप कह सकते हो, रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके, या ऐसा भी कह सकते हो आउटसाइड ऑफ क्लास, यानी एक से ज़्यादा अगर क्लास हमने डिक्लेयर किया है तो जिस क्लास में हमने डिक्लेयर किया है डाटा, आउटसाइड क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन पहले भी विजिबिलिटी मोड जैसे हमने डिस्कस किया कि कैसे हम विजिबिलिटी मोड रखते हैं, है ना, पब्लिक है या प्राइवेट है, तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो ये सब चीज़ें आगे आएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और फिर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन थिंग है। ये जो सी प्लस प्लस में दो प्लस है ना, वो यही है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज, है ना, विच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड एक्टिविट सेम बिहेवियर। वही जैसे हमने कहा, जैसे स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है या व्हीकल है, कोई भी सेम क्लास का है तो उसको है ना। और क्लास जैसे हम कहते हैं कि दीज आर यूज टू डिस्क्राइब समथिंग इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि रियल वर्ल्ड के से क्या मतलब है, यहाँ पे रियल वर्ल्ड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, तो कभी भी वो अकेला नहीं होगा, है ना, वो ग्रुप में ही होगा। अकेला कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो होती है, तो इसलिए इसको रियल लाइफ से भी करते हैं। चलो, हो रहे हैं खुद ही ज्वाइन। तो उसमें जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ना, रोल्स हो सकता है, थिंग्स हो सकता है ना, कोई चीज अकरेंसेस यानी कोई इवेंट हो सकती है। A class is said to describe the, है ना, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर में वही आ जाता है हमारा एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, कर सकते हो स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ दीज सेट्स ऑफ सिमिलर एंटिटी कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। अब क्लास के अंदर जो भी एंटिटी होगी या इंस्टेंस होगा, जो भी, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, है ना। बिना ऑब्जेक्ट के क्लास को हम डिफाइन नहीं कर सकते। As opposed to the actual object, the class gives a general description of these objects like a template and blueprint or a pattern, and contains the definition of all the attributes and methods. तो जिस भी ऑब्जेक्ट के, मतलब जिस भी क्लास को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के, तो उस हिसाब से उसको डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं ना। और ये जो पीछे बन कर रहे प्रोसेस ऑफ creation of these instances है ना as objects of the class is called instantiation। यानी ऑब्जेक्ट जब हम डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली हम आउटपुट किसके लिए लेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के लिए लेंगे, पूरे क्लास के लिए तो लेंगे नहीं, है ना, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए लेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस कहलाता है। इसका टाइप कई सारे हो सकते हैं, प्लेस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, है ना, अकरेंसेस हो सकते हैं, कोई भी इवेंट के, है ना, रोल हो सकता है, इसका क्या रोल है, टीचर है, एम्प्लॉय है, या एम्प्लॉय में भी, है ना, एम्प्लॉय तो एक जनरल हो गया, कितने तरह के एम्प्लॉय होते हैं, है ना, और कोई थिंग हो सकता है। नॉर्मली ये 5 टाइप में कैटेगराइज किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू, है ना, क्लास और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा है कि क्या बेसिकली है ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस। क्लास क्या है, क्लास क्या है, टीचर क्लास है ना, उसमें क्या होगा, नेम होगा, एज होगा, है ना। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हम डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल समझाने के लिए सिर्फ दो एट्रीब्यूट दिए हमें। और फिर है एवेल्युएट करना, काम है उसका, है ना, फंक्शन में एवेल्युएट आ जाएगा। तो अब ये हो गया क्लास। और ऑब्जेक्ट में क्या हो गया कि हमने स्पेसिफिक एक टीचर के बारे में डिटेल्स डाला, ठीक है ना, नेम डाला, उसका एज डाला। तो इस तरह से क्लास और ऑब्जेक्ट में जो है रिलेशन हमें क्रिएट करना। इन डिफरेंट कंटेक्ट, है ना, देयर मे बी डिफरेंट सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट, है ना। अब टीचर के ऐसा तो नहीं है कि दो ही सिर्फ एट्रीब्यूट होंगे, है ना, क्वालिफिकेशन और, है ना, स्पेशलाइजेशन, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कई सारी चीजें हो सकती है। तो वही चीज कह रहे हैं कि देयर में भी डिफरेंट सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फॉर इंटरेस्ट फॉर द प्रोग्रामर, है ना। तो प्रोग्राम जो बना रहा है उसको या तो
कुछ गिवन है उसको कि हाँ ये एट्रीब्यूट्स और ये फंक्शंस को आप यूज करो, या नहीं तो फिर वो अपने हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली इस चीज को ऐड और कर सकता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन बिहेवियर। एन ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस है ना, यहाँ साफ साफ अब क्लियर कर दिया है ना, ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या है, इंस्टेंस है, क्रिएटेड फ्रॉम दिस क्लास इज आल्सो शोन इन दिस फिगर हैविंग द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, वही चीज बता रहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि मैसेज कैसे आपस में पास करते हैं, तो ऑब्वियस है क्लास तो हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन मैसेज किसके थ्रू पास होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो पास होगा ना, कि जो इंस्टेंस है उसका। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, यू कैन कंसीडर है रनिंग प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन एज है ना पूल ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एक ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, वेयर ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फॉर एन इंटरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम इंटरेक्ट करेंगे आपस में, एंड लेटर डिस्ट्रॉयड व्हेन देयर जॉब इज ओवर। तो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं इसमें। वो कह रहा है कि मैसेजेस आर सेंट एंड रिसीव्ड बाय द पासिंग वेरियस वेरिएबल्स, है ना, कोई भी चीज हम जो डाटा डिक्लेयर करते हैं ना, तो वेरिएबल फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं, तो वेरियस वेरिएबल्स अमंग स्पेसिफिक मेथड्स, यानी डाटा तो होगा ही लेकिन साथ साथ उसका मेथड या फंक्शन भी, और उसके लिए क्या करते हैं, यूजिंग द सिग्नेचर, जिसको कि हम पैरामीटर्स कह सकते हैं, ठीक है ना, पैरामीटर के थ्रू कह सकते हैं, आर्गुमेंट कह सकते हैं, तो इनमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे जब इसमें आएगा। तो यूजिंग द सिग्नेचर्स, सिग्नेचर क्या है भी, टर्म दैट इज नॉट है ना प्रिवेलेंट इन कॉमन पैरेलल्स ऑफ द मेथड्स, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने एक यहाँ पे स्ट्रिंग एवेल्यूएट डाला है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं, क्या क्या हमने वैल्यू यहाँ पे पास कराई है। तो देखो इसका भी एक फॉर्मेट होता है, सिग्नेचर ऑफ मेथड के लिए फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले तो हमारा डेटा टाइप क्या है, ठीक है, स्ट्रिंग है, उसके बाद फिर उसका नाम होगा, और उसके अंदर हम क्या क्या वैल्यू पास कराना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और उसके भी साथ साथ में डेटा टाइप भी होंगे, जैसे रोल नंबर है वो इंट में होगा, है ना, या एनरोलमेंट नंबर है, स्ट्रिंग है, सब्जेक्ट नेम है ना, इन टोटल मार्क्स है, तो सबके डेटा टाइप भी हमें साथ साथ में पास कराने हैं। तो इसके मेन में सिग्नेचर ऑफ द मेथड इज है ना कंपोज्ड ऑफ क्या क्या होता है, टाइप, है ना, किस टाइप का है डेटा, डेटा टाइप, यहाँ टाइप का मतलब डेटा टाइप है, एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, किस वेरिएबल के साथ हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एवेल्यूएट फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, whose value after execution of the method would be returned to the object, है ना, क्योंकि जैसा हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, तो जैसे ही हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, मेमोरी में वो उसके हिसाब से स्पेस रिक्वायर करता है, ठीक है ना, और फिर जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसी डेटा टाइप में रिटर्न करेगा। वैल्यू आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड है ना वुड बी रिटर्न टू द ऑब्जेक्ट दैट वुड इन्वोक द मेथड, जिस मेथड को हम कॉल करेंगे, इन्वोक करेंगे उसको, the types of a specific number of variables and the order associated with these variables whose value would be passed to the method before execution of the method starts. Okay, all these variables have a है ना well defined format, है ना, सब में दिया हुआ है, int है, ये string टाइप में है ना, ये फिर टोटल मार्क्स को हम int में लेते हैं ना, फ्लोट में भी ले सकते हैं, है ना, पास मार्क्स, या जैसे करेंसी वगैरह होती है तो उसके लिए हम फ्लोट ही ज्यादातर लेते हैं ना, क्योंकि उसका जो रियल प्रेजेंटेशन है वो फ्लोट में ही होता है। ऑल दिस वेरिएबल्स हैव अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, इस फिगर में दिया हुआ। अब मेनली क्या है उसके लिए, क्या चाहिए, इंटरफेस, जो अभी मैसेज पासिंग की बात की थी, है ना, तो वो बेसिकली क्या है, इंटरफेस चाहिए उसके लिए, और ऑब्जेक्ट ही आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, मैसेज पास करेंगे। तो एवरी क्लास डिफाइंस एन इंटरफेस फॉर इटसेल्फ एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, use only this interface for all types of communication. You may say that the interface of a class or an object is a collection of है ना सिग्नेचर, तो यही मेन सिग्नेचर के थ्रू ही तो इंटरफेस होगा ना, कि जैसा हम वैल्यू पास कराएंगे, है ना, वही उसी टाइप की वैल्यू ही हमारे लिए जब एग्जीक्यूट होगा तो वैसा ही हमारे पास आउटपुट आएगा, है ना। नॉर्मली भी क्या होता है, GUI ग्राफिकली जो इंटरफेस जब हम यूज करते हैं, वो भी क्या इंटरफेस है, पीछे प्रोग्रामिंग कोई और कर रहा है, हमें बने बनाए सॉफ्टवेयर मिलते हैं, हम उसमें इनपुट डालते हैं, हमें आउटपुट मिल जाता है। तो
यहाँ पे भी क्या है, इंटरफेस क्या है, मैसेज पासिंग के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है हमारा इंटरफेस होता है. The objects communicate with themselves or with the other objects, है ना, by passing value of the variables to and through and hence, है ना. स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेसाइजली डिफाइंड, ये जरूरी है ना, क्योंकि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सिंटैक्टिकल एरर आ जाएगा उस हिसाब से. Therefore, the interface of an object also has a well-defined and a precise structure. जैसा हम सिग्नेचर पास करेंगे, है ना, तो इंटरफेस भी हमारा क्या होगा, उतना ही क्लियर होगा. As you can see in this figure, है ना, shows the mechanism of message passing between the two objects, है ना, through interface. ठीक है आपका एसोसिएशन. ठीक है, एसोसिएशन में अगर हम कहें कि कोई भी हम क्लास अगर डिक्लेयर करते हैं तो पहले देखेंगे कि इसका जो क्या कह सकते हैं, जो सुपर क्लास है ना, मेन क्लास जैसे व्हीकल है, व्हीकल हो गया सुपर क्लास, उसके अंदर फिर हमारे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर. तो वैसे ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है ना. यूनिवर्सिटी अगर किसी भी, मान लो एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे ना, यूनिवर्सिटी को भी हम एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं. इसका जो सुपर क्लास होगा, या एजुकेशन के लिए क्या है, सबसे लार्ज स्केल पे क्या होता है, यूनिवर्सिटी होती है, देन फिर कॉलेज आते हैं, फिर उसके डिपार्टमेंट आते हैं, या यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फिर उस डिपार्टमेंट के हिसाब से हम एम्प्लॉय के, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बिलोंग कर रहे हैं एसोसिएटेड, यानी सारे एम्प्लॉय मिलके क्या होंगे, एक डिपार्टमेंट के होंगे, और कई सारे डिपार्टमेंट मिलके क्या होगा, एक यूनिवर्सिटी बनेगा. इसी को हम बोलेंगे एसोसिएशन. An association is the term used to represent the relationship among the various objects of one or more classes. है ना. वन और मोर क्लासेस का क्या मतलब है, यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होंगे, कई सारे क्लासेस हो सकते हैं ना, तो उसके अंदर एम्प्लॉय भी कई सारे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उसे रिलेट कर रहे हैं ना, रिलेटेड है. और इसी बेस पे हम जो है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को जो है यूज करते हैं. इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इन बिटवीन, जितने भी क्लास हैं उनमें कोई रिलेशन होगा, तभी हम इनहेरिटेंस जो है क्रिएट कर पाए. या फिर अपने हिसाब से हम रिलेशन क्रिएट कराना चाहते हैं, क्या इनके के बीच में रिलेशन हो, तो उस हिसाब से भी हम क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं. तो ऑब्वियस है कि उप्स जो है रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें हम रियल लाइफ के हिसाब से ही यूज करेंगे. तो पीछे भी हमने सैड में पढ़ा था, है ना, कि कैसे रिलेशन किस तरह का होता है. तो उस रिलेशन के लिए टर्म क्या है, मल्टीप्लिसिटी रिप्रेजेंटेड बाय न्यूमेरिकल specification used to indicate how many objects of one side of an association are connected with how many objects. तो यहाँ पे नंबर एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हर नंबर तो नहीं देना है. उससे रिलेशन क्या होगा, वन टू मेनी हो सकता है, वन टू वन हो सकता है ना, मेनी टू वन हो सकता है. तो ये जो है मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे एसोसिएटेड है ना. जैसे एक टीचर से कई सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, तो वन टू मेनी रिलेशन कह सकते हैं. और उसी को कहा जाता है एग्रीगेशन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, है ना. यानी सारे कंबाइंड होके क्या बनेंगे, एक यूनिवर्सिटी बन जाएगा, सारे डिपार्टमेंट मिलके. तो इस तरह से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं ना. इसीलिए उसके आगे फिर इनहेरिटेंस का ही टॉपिक आ रहा है. तो एग्रीगेशन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, मतलब पूरा एकदम पता चले कि हाँ ये इसमें एग्रीगेट होके क्या बनेगा, सारे डिपार्टमेंट मिलके एक यूनिवर्सिटी बन सकता है ना. इट इज ए कंपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन सेट ऑफ इट्स पार्ट्स, है ना. ये डिपार्टमेंट क्या हो गया, यूनिवर्सिटी का एक पार्ट हो गया. अगर उसको कंपोजिट कर देंगे ना, कंबाइन कर देंगे, तो क्या होगा, वो एक यूनिवर्सिटी होगी. यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल इज एन एग्रीगेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, है ना, एम्प्लॉयज, स्टूडेंट, क्लासरूम्स, फैकल्टी रूम्स, है ना, ये सारी चीजें, है ना. बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं. कुछ कुछ जो मेन मेन चीजें हैं उसको, है ना, लैब हो गया एंड शोर. लैब भी एक तो कोई होगा नहीं, है ना, कई सारे लैब्स होंगे. तो समटाइम्स एग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज, है ना, होल पार्ट, है ना. एग्रीगेशन मीन्स क्या हो गया, ये जो है किसी का पार्ट है, और होल जो है यूनिवर्सिटी है, और पार्ट क्या है, डिपार्टमेंट है. तो यूनिवर्सिटी क्या है, होल है, और डिपार्टमेंट उसका पार्ट है. इस तरह से किसी के
और एग्रीगेशन को जो है अगर वर्ड में रिप्रेजेंट किया जाए तो हैज ए डिपार्टमेंट, है ना, इस वर्ड से इसको यूज कर सकते हैं। अब आता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस जैसे पहले भी डिस्कस किया, आगे फिर पूरा चैप्टर ही है इनहेरिटेंस पे, तो उसको तो देखेंगे देखेंगे और साथ साथ चलता ही रहेगा, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस पे साथ साथ में चलेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देखते हैं क्या यहाँ दिया हुआ है। जो मैकेनिज्म बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच क्लास एंड एनी क्लासेस इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ सम अदर क्लास। और इसी के हिसाब से जो है क्लास का भी जो है क्या कह सकते हैं, बाइफर्केशन होता है कि सुपर क्लास होगा, फिर या बेस क्लास कह सकते हैं, और उसके बाद जो आएगा डिराइव्ड क्लास, उससे जो क्लास होगा वो सब डिराइव्ड क्लास कह सकते हो, है ना। तो इस तरह से रिलेशन क्रिएट करेगा। और यहाँ पे भी रिलेशन है ना, काइंड ऑफ हो सकता है, इज ए रिलेशनशिप हो सकता है, ये सारी प्रॉपर्टी के थ्रू यूज करते हैं। यू कैन से इनहेरिटेंस इज अ वे टू रिव्यू द कोड। अब जब एक क्लास से दूसरा क्लास इनहेरिट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज, कुछ चीजें तो होंगी जो कॉमन होंगी उनमें, है ना, तो उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, रीयूज द कोड ऑफ, है ना, सम एग्जिस्टिंग और ऑलरेडी डिफाइंड क्लासेस, एंड अकॉर्डिंगली जब भी जिस क्लास में रिक्वायरमेंट होगी उसको हम एक्सेस करा सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। इन दिस केस आर सेड टू हैव ए काइंड ऑफ हो सकता है, इज ए रिलेशनशिप हो सकता है विद द अदर क्लासेस। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास कैन एक्सटेंड, है ना, एक पहले हम सुपर क्लास या बेस क्लास बनाएंगे, उससे आगे फिर हम कई सारे डिराइव क्लास बना सकते हैं ना, सेम लेवल पे भी दो डिराइव क्लास को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो वन क्लास कैन एक्सटेंड अदर क्लासेस बाय इंक्लूडिंग एन एडिशनल मेथड और एट्रीब्यूट्स, है ना। ऑब्वियस है कि नया क्लास बनाएंगे तो कुछ न्यू थिंग उसमें हम ऐड करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो ओरिजिनल क्लास इज कॉल्ड सुपर क्लास, है ना, जो मेन क्लास होगा उसको सुपर क्लास कहेंगे ऑफ द एक्सटेंडिंग क्लास, एंड द एक्सटेंडेड क्लास इज कॉल्ड द सब क्लास ऑफ दैट क्लास इज बीइंग एक्सटेंडेड। सब क्लास इज ऑल्सो समटाइम्स नोन विद द नेम ऑफ द डिराइव्ड क्लास, है ना। सुपर क्लास को हम बेस क्लास कह सकते हैं ना, सब क्लास को डिराइव्ड क्लास कहेंगे, एंड द सुपर क्लास विद द नेम ऑफ बेस क्लास, है ना। सुपर क्लास और सब क्लास कह सकते हैं या फिर बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास कह सकते हैं। तो नॉर्मली बेस और डिराइव्ड क्लास ही हम बोलेंगे। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ क्लासेस थ्रू इनहेरिटेंस गिव्स राइज टू एन इनहेरिटेंस हायरार्की ऑफ द क्लास, है ना। कह रहा कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो इसमें भी एक कार का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना। कार क्या होगा, कार तो एक सुपर क्लास हो गया, है ना, कार सुपर क्लास है। अब उसके अंदर कितने सारे अलग अलग टाइप्स के कार्स आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आज के टाइम में देखा जाए तो 5 लाख से, है ना, 5 करोड़ तक की गाड़ी आती है। तो सबका अलग अलग अपना होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम इनहेरिट कर सकते हैं। ऑल और सम ऑफ दिस सब क्लास हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट्स, है ना कुछ तो होगा। सारे फोर व्हीलर होंगे, है ना, कार मान लो है तो नॉर्मली फोर व्हीलर ही होंगे। तो कुछ चीजें तो होंगी जो कॉमन होंगी, फिर उनके फंक्शन जो है अलग अलग। बट द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ दिस सब क्लास कार्स इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दोज ऑफ द सुपर क्लास कार, है ना। कार के जब हम सुपर क्लास डिक्लेयर करेंगे तो उसमें कार के जो बेसिक थिंग्स होते हैं, बेसिक एट्रीब्यूट्स और बेसिक फंक्शंस होते हैं, उसको हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब सब क्लास में जाएंगे, एक स्पेसिफिक टाइप का कार जब हम डिक्लेयर करेंगे तो कुछ चीजें कॉमन होंगी उनमें, है ना, और कुछ एक्स्ट्रा उसमें भी जुड़ेगी। तो सब क्लास कार कैन कंटेन मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स इन एडिशन टू दोज इनहेरिटेड फ्रॉम द सुपर क्लास। तो जो कॉमन सब में होगा वो तो हम इनहेरिट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हम हर सब क्लास में उसको ऐड करेंगे। अब यही देखो, जैसे स्पोर्ट्स कार होता है, उसकी अपने अलग क्वालिटी जो होती है ना। कार विल जनरली हैव ओनली 2 डोर्स एंड वेयर इज ए सेडन विल हैव 4। तो ये सब भी जो है डिफरेंस है। या फिर अनदर एग्जांपल ले सकते हैं ना, ज्योमेट्रिक फिगर की अगर बात करें, है ना, तो कितने सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स बना सकते हैं ना। सर्कल है, ट्रेंगल है ना, स्क्वायर है। तो ऑब्वियस है सारे क्या आएंगे, एक ही क्लास के अंदर आएंगे, यानी कि ज्योमेट्रिक फिगर के अंदर आएंगे। बट सर्कल की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है। अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो उसके लिए हम उसका फंक्शन डालना पड़ेगा, है ना। फिर ट्रेंगल में अगर कहें तो ट्रेंगल के भी हम सब क्लास निकाल सकते हैं, देयर, है ना।
3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऐसे कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ एंगल और 3 टाइप्स ऑन द बेस ऑफ साइड्स, है ना। तो कई सारे हम निकाल सकते हैं। तो उसी चीज को समझाने के लिए इतना डिस्कस किया, और यहाँ पे फिर एक डायग्राम के थ्रू है ना। तो ज्योमेट्रिक फिगर है, उसमें ज्योमेट्रिक कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर ड्रॉ करने के लिए, मेन प्लॉट करने के लिए क्या है कि हमें टू क्या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बेस पे ही हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई भी फिगर कैसे करेंगे, लाइन के थ्रू या कर्व के थ्रू ड्रॉ करेंगे। और लाइन और कर्व क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, और उस पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम क्या चाहिए, एक्स और वाई वैल्यू चाहिए। कोई भी पॉइंट हम प्लॉट करते हैं तो उसका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है वही हमारा पॉइंट होता है। अब जैसे है तो ऑब्वियस है डिस्प्ले फंक्शन होगा, कोई भी फिगर बनाएंगे उसके लिए डिस्प्ले फंक्शन का हम यूज करेंगे। मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसके अलावा और भी काफी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अब ये क्या है कि ये सुपर क्लास में हमने डिक्लेयर कर दिया। अब दोनों ही क्लास के लिए हम इस फंक्शन को इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्प्ले तो कराएंगे ही करेंगे। अब सर्कल के लिए हमें क्या क्या इनपुट चाहिए भाई, इंटीजर चाहिए, रेडियस चाहिए, और इसके लिए ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए भाई, इंटीजर ही चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए, या हाइट के वैल्यू, मतलब दो वैल्यू चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। तो अलग अलग टाइप के ट्रायंगल होंगे, उसके लिए अलग अलग, मान लो कि स्केलेंट ट्रायंगल है तो उसके लिए तीनों साइड्स हमें चाहिए। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंस कर सकते हैं और इनहेरिट भी कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन जो है वो कहाँ, सुपर क्लास में ही डिक्लेयर कर दिया है ना, इस तरह से। एक बार अटेंडेंस ले लिया जाए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कई बार खुद भी एडमिट हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी यहाँ पे होस्ट ही हूँ। एंड अगर कोई ऐसा है कि वेट कर रहा हो, मैं क्लास मतलब उसमें हूँ, ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग इंटीमेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म ये मेन दो कॉन्सेप्ट हैं। इसके थ्रू ही हम प्रोग्राम को जो है उसमें एक्सटेंड कर भी कर सकते हैं, और रियल लाइफ से भी इसको रिलेट करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर डेफिनेशन कहें, द नेम इम्प्लाइज, है ना, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब क्या होता है, कई सारे, है ना, मेन, और मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म, यानी एक ही फंक्शन से हम डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी को ही हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन तो बड़ा सिंपल है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो आगे पूरा पूरा चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे ही सारा कि कैसे हम यूज करते हैं और क्या क्या लिमिटेशंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो वही है पॉलीमॉर्फिज्म का। इन डिफरेंस टू, इट इज एन एबिलिटी टू असाइनिंग, है ना, डिफरेंट मीनिंग्स टू एंटिटीज। जैसे अभी पीछे ही देखा कि हम अगर सिग्नेचर में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास कराएंगे, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारा आउटपुट आ सकता है। तो कह रहे इट इज एन एबिलिटी टू असाइनिंग डिफरेंट मीनिंग्स टू एंटिटीज सच एज, है ना, वेरिएबल्स, मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स, सो दैट दिस कैन बी मेड टू एग्जिबिट मोर देन वन फॉर्म। जैसे अभी पीछे ही हमने देखा ज्योमेट्रिक फिगर, ठीक है। अब उसी में मान लो हम एक फंक्शन डालते हैं एरिया, तो अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें डिफरेंट वैल्यू पास करानी पड़ेगी, है ना। यानी सर्कल में नॉर्मली कोई भी चीज निकालने के लिए क्या चाहिए, एक ही डायमेंशन चाहिए, रेडियस, है ना। रेडियस के थ्रू हम उसके सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। और अगर ट्रायंगल का चाहिए तो उसमें ट्रायंगल या कोई भी और क्वाड्रिलेटरल भी चाहिए तो उसमें भी कम से कम, है ना, दो हमारे पास डायमेंशन होनी चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से हम उसको डिक्लेयर, या एडिशन के लिए भी हम कर सकते हैं, दो इंटीजर को ऐड कर सकते हैं ना, एक इंटीजर एक फ्लोट, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट, तो आगे फिर करेंगे। It provides the programmer with the flexibility of the processing any object differently depending upon their data type, है ना। कैसा डाटा हम डिक्लेयर करते हैं, यानी कैसा सिग्नेचर या पैरामीटर पास कराते हैं, उस हिसाब से। यूजिंग दिस concept, a programmer can redefine various methods of the classes derived from their base class, है ना। मान लो बेस क्लास में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स या डिफरेंट पैरामीटर पास करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन रिसीव द सेम मैसेज एंड रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वे।
क्योंकि उसमें डेटा टाइप या जो वैल्यू हम पास करा रहे हैं वो डिफरेंट है। एंड दीज ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम मेथड डेफिनेशन यानी इंटरफेस। वही जैसे मैंने कहा कि मेथड या फंक्शन का नाम तो एक ही होगा, एरिया हो सकता है ना, वॉल्यूम हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम और सरफेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं ना, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हमें चाहिए। द कॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो समटाइम्स नोन एज द client and need not know what type of object is calling। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसा डाटा टाइप करेंगे उसी हिसाब से, जैसा हमने डाटा टाइप डिक्लेयर किया सिग्नेचर में उसी हिसाब से वैल्यू जो है रिटर्न करेगा कॉलिंग और कॉल फंक्शन। द ओनली थिंग दैट इट नीड्स टू नो और इंश्योर is that the called object has a method of a specific name or defined arguments। Polymorphism is more often than not applied to derived class where the methods of a parent class are replaced with those having different behaviors। It is a concept like inheritance and polymorphism that together है ना, इन दोनों को मिलाने के बाद ही जो है oops की जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और क्या कह सकते हो कि इट बिकम्स इजी टू एक्सटेंड, यानी उसको हम और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब एक क्लास से हम और कई सारे क्लासेस जो है निकाल सकते हैं। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलग ही आएगा फिर पॉलीमॉर्फिज्म वाले में, लेकिन यहाँ पे देयर आर टू कैटेगरी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है ना, स्टैटिक और दो तरह की बाइंडिंग होती है बेसिकली डाटा में, ठीक है। एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम, ठीक है ना। कंपाइल टाइम को हम बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, तो वो करना आसान है, ठीक है ना। लेकिन डायनामिक बाइंडिंग यानी रन टाइम में कोई चेंज करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी को हम अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। कंपाइल टाइम को हम स्टैटिक बोल सकते हैं, कंपाइल टाइम बोल सकते हैं, या फिर अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। और इसी का उल्टा डायनामिक में जो होगा डायनामिक रन टाइम और लेट बाइंडिंग, क्योंकि ये रन टाइम में ही कोई ना कोई रन टाइम में ही रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। इन स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म which form of the method and from among the variables available form is called the and executed is decided during the time of compilation, वही चीज कह रहा है। और ये बेसिकली क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म के ही अंदर आता है हमारा कॉन्सेप्ट, जो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली करता है ओवरलोडिंग इसको बोलते हैं, है ना। तो ओवरलोडिंग का मतलब जो रियल लाइफ में नहीं होता है कि एक के ऊपर एक लोड कर देना, ओवरलोडिंग का ये मतलब है कि एक ही फंक्शन को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसमें फंक्शन का भी ओवरलोडिंग होता है, ऑपरेटर का भी ओवरलोडिंग होता है, ठीक है ना। तो वो सब आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तीन मेथड ओवरलोडिंग है ना, सेम मेथड नेम हैविंग डिफरेंट पैरामीटर्स है ना, यूज मोर देन वंस इन द सेम क्लास, है ना। एक ही फंक्शन में हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पास करा के एक ही क्लास में कई बार उसको यूज कर सकते हैं। Which method is to be called and executed depends upon the parameters passed by the calling method। कैसा आउटपुट देगा तो जैसा हमने पैरामीटर पास करा है। आगे अभी हम देखेंगे भी कि जब हम कॉल करते हैं तो भाई कंप्यूटर को कैसे समझ आता है कि हाँ इसी फंक्शन को, या कई सारे हमने फंक्शन डिक्लेयर किए हैं तो कैसे पता चलता है कि हाँ इसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो उसके लिए मेन क्या है, पैरामीटर ही है। लेकिन इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है, कई बार हमें उस तरह के सेम फंक्शन नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ कन्वर्जन है जो आगे हम देखेंगे। तो कह रहे थे डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ मेथड एंड ओवरराइडिंग, which means that there can exist two or more methods in a program which have the same signature। इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा ओवरलोडिंग जो कंपाइल टाइम में होगा, ठीक है, और जो डायनामिक टाइम में होगा उसको हम ओवरराइडिंग बोलेंगे। और इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जो अभी यहाँ पे देखेंगे। तो ओवरलोडिंग में क्या है, यहाँ पे क्लास को पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ है ना, कैलकुलेट क्लास का नाम है, और डाटा जो फंक्शन जो पास कराया है वो क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पे क्या क्या है, 2 इंटीजर पास कराए हैं, तो ऑब्वियस है रिटर्न में क्या करेगा, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। यानी इस फंक्शन को के लिए हमें क्या करेंगे, 2 वैल्यू अगर पास कराया है तो इस फंक्शन के थ्रू वो करेगा। यहाँ पे भी क्या है, फंक्शन हमारा सेम है, मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पे 2 से 3 नंबर और सेम में ही दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी को, है ना, अगर 2 वैल्यू पास करेंगे तो इसके हिसाब से करेगा। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन हमारा एक ही है लेकिन अलग अलग आउटपुट देगा। हाँ, या ऐसा कह सकते हैं जैसे 2D फिगर है तो उसके लिए हम इसको इसको कॉल करेंगे ना। 3D अगर फिगर है, जैसे होता है ना स्क्वायर है और क्यूब है, स्क्वायर में क्या होगा, दो अलग अलग, या और भी कोई हो सकता है, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड हो सकता है। तो देयर आर सम बेसिक डिफरेंस। ओवरलोड्स में क्या है कि विद सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर, यानी नेम यहाँ पे सेम है और सिग्नेचर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 2 वैल्यू पास हो रही है, यहाँ पे 3 वैल्यूज पास करा रहे हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे क्या है, गेट एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट भी है बेस क्लास में। तो ओवररिडन का क्या है कि विद सेम सिग्नेचर होगा बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन जैसे मैंने पीछे भी बताया कि 2D ऑब्जेक्ट हो सकता है, 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से जो है हम अलग अलग तरह से इसका यूज करते हैं। फिर इन एडिशन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द प्रोग्रामर समटाइम्स आल्सो यूज ऑब्जेक्ट बेस्ड। यस, इस पे भी डिफरेंस पे एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायरेक्ट नहीं आया, कोई भी चीज जो इन्वेंट होता है एकदम नहीं आता है। उससे पहले कॉन्सेप्ट जो आया था वो ऑब्जेक्ट बेस्ड का कॉन्सेप्ट आया था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ मेनली ऐसे कह सकते हो कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं लैंग्वेज में तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लास, है ना। यानी उप्स के कुछ फीचर्स जो है हम उसमें यूज करेंगे, लेकिन मेन जो सबसे ज्यादा फीचर है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, वो अगर यूज नहीं होता है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको आगे देखेंगे और थोड़ा सा। तो अकॉर्डिंग टू रामबाग, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुड बी सपोर्टेड बाय द लैंग्वेज हैव एटलीस्ट द 4 फीचर्स। इसके हिसाब से, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसको बोलेंगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए देख लो, सबसे पहले तो क्या है, आइडेंटिफाई विच मीन द क्वांटिजेशन ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ एंटिटीज, यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम उसको, है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है, डाटा डिस्क्रीट एंड डिस्टिंग्विशेबल, यानी सेम टाइप के भी ऑब्जेक्ट होंगे तो उसमें क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिकनेस होगा, है ना। यानी स्टूडेंट तो सारे क्या है, एक ही क्लास के हैं, लेकिन हर स्टूडेंट क्या होगा, यूनिक होगा, डिस्क्रीट होगा, डिस्टिंग्विशेबल होगा। और फिर उसको क्या करते हैं, क्लास में उसको क्लासिफाई करते हैं ना, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर को। और पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर ये चारों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। What was the language that supports similar kind of features, and as such there are certain language that may support some of these features but not all। अब जैसे वही चीज कह रहा है कि इसमें कुछ फीचर्स, मान लो ये दो फीचर्स को यूज करता है और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस को यूज नहीं करता है, उस लैंग्वेज को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। उसके कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हुए, द लैंग्वेज दैट सपोर्ट ओनली सम ऑफ द फीचर्स लाइक आइडेंटिटी एंड क्लासिफिकेशन, यानी ये दो फीचर जो पहले वाले हो गए, है ना, and maybe polymorphism too but don't qualify to be called object oriented language। यानी जब तक ये चारों फीचर्स को यूज नहीं करेगा तब तक उसको हम कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कहेंगे। और उस लैंग्वेज को क्या बोलेंगे, दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर
नॉन एज या कॉल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। कि ऑब्जेक्ट तो हमने उसको कंसीडर किया, अब ऑब्जेक्ट जब कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियस है ना, क्लास भी हो गई, क्योंकि बिना क्लास के हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ में मान लो कि कोई थोड़ा सा फीचर पॉलीमॉर्फिज्म का या इनहेरिटेंस का, मतलब पूरा पूरा दोनों का नहीं करते हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। जैसे विजुअल बेसिक पहले था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, जो कि बाद में आगे आके डॉट नेट में वो हो गया, एक्सटेंड हो गया, ठीक है ना। तो उसको वन सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच सपोर्ट्स एन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस बट नॉट इनहेरिट, सो इट इज नॉन एज ऑब्जेक्ट बेस्ड। ऐसा भी पूछ सकते हैं, है ना, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विजुअल बेसिक को हम ऑब्जेक्ट बेस्ड क्यों कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट और क्लास का तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो उसी को दे दिया ना इन कंटेक्स्ट वीबी डॉट नेट, ये क्या हो गया जब उसको एक्सटेंड किया, तो वीबी डॉट नेट जैसे सी को सी प्लस प्लस बनाया वैसे ही, है ना, विजुअल बेसिक को वीबी डॉट नेट या डॉट नेट ही बोलते हैं, इज एन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1490 इज ऑल्सो एन, है ना, एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, that does not support inheritance, है ना। another example is javascript is a language that does not have a class, है ना, क्लास ही नहीं है। तो इन सब तरह के इन चारों फीचर अगर यूज करेगा, है ना, तो उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलेंगे, नहीं तो फिर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक स्टूडेंट एंट्री लेना चाह रहा है। ठीक ठीक अभी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड, है ना। एक तो आपको इसमें भी दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, एक तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और वो उप्स में आ सकता है आपको डिफरेंस, है ना, या सिमिलरिटी आ सकता है ना, बेनिफिट्स ऑफ जो पॉइंट्स में दिया हुआ है। यही लास्ट टॉपिक है इस यूनिट मतलब चैप्टर का। तो अब हम ये थोड़ा सा हमने कंपेरिजन देखा था स्ट्रक्चर और उप्स में क्या है, अब बेनिफिट्स ऑफ उप्स क्या है, ऐसे तो हर जगह डिस्कस हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाइज एक बार देखते हुए, एंड आई थिंक मेरे लास्ट ही टॉपिक है, हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। ठीक है, तो इसको फास्टली पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला तो उसका मेन कॉन्सेप्ट है क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड फिनोमिना, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं कि इजियर टू, है ना, मैप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑन टू solution in OOP. The object in OOP have the, है ना, same state and behavior that is similar to the real world objects, है ना। एक क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, है ना, तो उनका स्टेट एंड बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा, सेम टाइप के, है ना। इट इज मोर सुटेबल फॉर, है ना, लार्जर ऑब्जेक्ट्स, लार्ज प्रोजेक्ट, सॉरी, लार्ज प्रोजेक्ट्स इसलिए है क्योंकि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं ना, एक क्लास से कई सारे क्लास हम इनहेरिट कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है ना, वही सारे बस यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है। द प्रोजेक्ट एक्सक्यूट यूजिंग, है ना, वुप टेक्निक आर मोर रिलायबल, है ना, रिलायबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ प्रोसीजर लैंग्वेज, है ना। क्योंकि रिलायबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है कि कोई भी चीज़ क्या होता है कि जैसे हम किसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसको हम एग्जाम्पल एक देते हैं, और एक एग्जाम्पल हम देते हैं रियल लाइफ से, तो वो चीज़ें हमें समझ में आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे अंदर जो है ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड होता है। इट प्रोवाइड द बेस फॉर एन इंक्रीज टेस्टेबिलिटी एंड एनहेंस हायर क्वालिटी। टेस्टेबिलिटी क्यों करता है भाई, क्योंकि हम अलग अलग क्लास में इसको, है ना, डिवाइड एंड कंक्वेयर टेक्निक पे चलते हैं ना, एक स्पेसिफिक क्लास को हम डिफाइन करते हैं, फिर उससे डिराइव करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से, है ना, अगर कोई चेंज करना होता है, कोई भी, है ना, मॉडिफिकेशन करना होता है, तो हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कर सकते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्शन टेक्निक्स, है ना, आर यूज टू हाइड द अननेसेसरी डिटेल्स, है ना। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि सिर्फ वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द, है ना, रिलेवेंट थिंग्स, नॉट ऑन irrelevant थिंग्स पे हम सिर्फ नहीं फोकस करते हैं, एंड द फोकस इज ओनली ऑन द रिलेवेंट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आल्सो। तो सॉल्यूशंस के लिए क्या है, जैसे कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए किस पे, आउटपुट पे, है ना, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। आउटपुट पे जब हम फोकस करेंगे, आउटपुट जब हमारा क्लियर होगा कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो अकॉर्डिंगली फिर हम इनपुट को डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं।
फिर इनकैप्सुलेशन हेल्प्स इन, है ना, concentrating the structure as well as the behavior of various objects in of a single enclosure, यानी ऑब्जेक्ट और फंक्शन क्या कह सकते हैं, डेटा और फंक्शन को हम जो है एक सिंगल यूनिट में हम कंबाइन कर देते हैं, ताकि एक्सेस जो है कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको ना कर सके, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक क्लास के जो फंक्शन है उसको अनदर क्लास जो है अगर प्राइवेटली डिक्लेयर किया हुआ है तो उसको एक्सेस ना कर सके। द इंक्लोजर इज ऑल्सो यूज टू हाइड द इंफॉर्मेशन, है ना, इसी के, अब ये क्या है, सब एक दूसरे से इनहेरिट हुए हुए हैं, इनके इनकैप्सुलेशन कह लो या एब्स्ट्रक्शन कह लो, तो इसके थ्रू जो है हम डाटा हाइडिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऊप क्या करता है, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर, है ना, सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी क्लास तो हम डिक्लेयर करते हैं, तो क्लास क्या हो गया, एक जनरल थिंग हो गया, उसके अंदर फिर हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो है डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं, या उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स आर इजियर टू अपग्रेड और मॉडिफाई, तो वही चीज हो गया ना, अपग्रेड और मॉडिफाई या एक्सटेंड कह लो। द कंसेप्ट लाइक इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड द, इस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑल्सो इनहेंस द रीयूजेबिलिटी, तो ये भी इनहेरिटेंस के थ्रू ही आती है, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू आती है, रीयूज कर सकते हैं द कोड रिटन। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी बेटर मैनेज्ड। और ऑब्वियस है, कोई भी नई चीज जो हम इन्वेंट करते हैं तो क्या चाहते हैं कि जो इससे पीछे इससे पहले जो भी चीज बनी हुई थी, या कोई लैंग्वेज है या कोई सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या गुड थिंग्स जो उसके अंदर है, उसको तो हम वो नए उसमें ऐड करें ही करें, उसके अलावा भी हम कुछ नई चीज जो है वो ऐड करें, और जो उसकी कमियां हैं, उसकी जो लिमिटेशंस हैं या ड्रॉबैक्स हैं, उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फिर यूज ऑफ कॉन्सेप्ट है ना, मैसेज पासिंग फॉर कम्युनिकेशन एमंग द ऑब्जेक्ट्स, है ना, मैसेज पासिंग कह सकते हो, है ना, या इंटरफेस कह सकते हो, मेक्स द इंटरफेस डिस्क्रिप्शन विद द एक्सटर्नल सिस्टम विद मच सिंपलर। मेंटेनेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम्स और द सॉफ्टवेयर इज इंक्रीज, है ना, मैनीफोल्ड, है ना, कई टाइम जो है बढ़ जाती है मेंटेनेबिलिटी। और जैसा हमने अभी साइड में पीछे पढ़ा था कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसका 60 to 70% जो एक्सपेंसेस होता है वो मेंटेनेंस पे होता है। तो मेंटेनेंस में भी हमने देखा था ना कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, है ना, हालांकि साइड में 3 टाइप्स के मेंटेनेंस थे, लेकिन 4 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। If designed correctly, any tier of the application can be replaced by another, provided the replaced tier application होते हैं। वही जब क्लास के लेवल पे की सुपर क्लास है या सब क्लास है, उस हिसाब से जो है हम इनहेरिट प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। ये यूनिट आपका यहीं पे एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े पढ़े हैं, वो सारा आगे डिटेल में आएगा, ठीक है ना, ऊप्स का। अब यहाँ से, है ना, स्पेसिफिकली सी प्लस प्लस पे फोकस करेंगे। ना तो इसमें सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस, है ना, क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज का मेन क्या होता है, कैरेक्टर सेट्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, इसके थ्रू ही हम लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। फिर छोटे छोटे प्रोग्राम भी धीरे धीरे अब आते जाएंगे, ठीक है ना, थोड़े प्रोसीजरल बेस पे आएगा, फिर क्लास बेस पे ही नहीं, उप्स बेस पे भी प्रोग्राम आएंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना। फिर डेटा टाइप एंड सी प्लस प्लस। ऐसे तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो सी वाली है वही सब चीज़ें होंगी, ठीक है, तो इसको भी हम फास्टली आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है ना, फॉर्मेटिंग वगैरह भी यहाँ पे थोड़ा सा होगा,
फिर आगे पूरा चैप्टर ही है जिसमें फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड एंड आउटपुट पे हम देखेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि सी भी जो है कैसा लैंग्वेज है ना, मीडियम लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं, है ना, या इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। तो सी प्लस प्लस इज ऑल्सो, है ना, एन एक्सटेंशन ऑफ सी। तो इसको भी हम इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज ही कहेंगे, क्योंकि ये भी प्रोसीजर भी और ऊप्स का दोनों का ही कॉन्सेप्ट जो है लेता है। C++ is an extension to C programming language and is one of the most popular programming language and it is used in the development of, है ना, सारे कामों में C++ का हम यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट वेब डेवलपमेंट से, है ना, गेम बनाने तक इसका यूज हो सकता है। सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द डिवाइस ड्राइवर्स एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, सारी चीजें आगे देखेंगे भी। इसकी पूरी लिस्ट है कि हम C++ का किन किन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका इन्वेंशन है 1979 में। तो पहले क्या आया था, बजाज ने, स्टॉप ने इसका इन्वेंट किया था। और पहले नाम नहीं था इसका सी प्लस प्लस, बाद में इसका पहले नाम था क्या उसका, सी विद क्लासेस, यानी पूरे कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं हुए थे। बाद में फाइनली 1983 में इसको रीनेम करके सी प्लस प्लस नाम दिया गया। इट्स ए डेरिवेशन फ्रॉम ना ट्रेडिशनल प्रोसीजर लैंग्वेज, है ना, प्रोसीजर लैंग्वेज से पहली बार जो है ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट आया है ना सी प्लस प्लस में, जो कि एक आम आदमी जो इसको की यूज कर सकता है, इन द सेंस दैट इट अलाउज, है ना, oops approach which is quite suitable for managing large and complex program। oops में भी कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट होगा, है ना, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या, दो चीजें इसमें मेन हमारा एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, डेटा एंड फंक्शंस, इसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे स्टूडेंट हैं तो उसके कई सारे मतलब डेटा हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, है ना, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ये जो नॉर्मल चीजें हैं वो डाला हुआ है। फंक्शन में जैसे कहता है रीड, प्ले, है ना, तो ये सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं। है ना, ये वो क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला नहीं है, ठीक है, ये आपका जो स्पेसिफिक क्लास है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डेटा कह सकते हो, एट्रीब्यूट्स वो हो गया आपके नेम, क्लास और सब्जेक्ट है, और फंक्शन बोल सकते हो या मेथड बोल सकते हो। तो यहाँ पे तीन मेथड को डिक्लेयर किया है और उससे हम thus the various objects in the OOPS interact with the each other through their respective codes or functions है। ठीक है ना, तब जैसे मैसेज पासिंग में दिखाया था, तो यहाँ पे और उसको क्लियर किया हुआ, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, उसके साथ एक डेटा एंड फंक्शन होगा, एंड देन फिर वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो है रिएक्ट कर सकता है। Right, may be noted here that the data of an object can be accessed only by the functions associated with the object। मतलब डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं करा सकते, ठीक है, उसके लिए हमें फंक्शन के विद फंक्शन, क्योंकि हम इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा और फंक्शन को कंबाइन कर रहे हैं। तो इसका मेन एजेंडा देख लेते हैं, टॉपिक है ना, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, है ना, एक्सप्लेन ऑपरेटर्स एंड देयर सिंटैक्स इन सी प्लस प्लस, एंड लर्न अबाउट C++ character sets and tokens and basic data type। तो ऑब्वियस है C++ है तो C वाला तो ऑलमोस्ट थिंग इसमें होगा ही होगा। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो प्लस होंगी वो देखेगा, या जैसे कीवर्ड वगैरह भी हैं C में, C से थोड़े से ज़्यादा इसमें होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे, है ना, ये सब रखने की चीज़ें नहीं है, बस फिर भी जानना। आइडेंटिफाई बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स, है ना। वही जो हमने कहा था कि भाई डेटा टाइप को अगर हम डायरेक्ट, है ना, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि इनटू फ्लोट, फ्लोट टू एट, है, तो उसमें भी दो तरह के कन्वर्जन होते हैं ना, इम्प्लिसिट, डायरेक्ट हम डिफाइन कर देते हैं, या फिर
एक्सप्लिसिटली उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम सपोर्टेड बाय, जैसे हमने कहा था कि इसमें क्या है, डेटा हमारा स्ट्रीम के फॉर्म में जो है पास होता है। तो इसलिए जो हमारा फंक्शन भी है इनपुट आउटपुट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे सी में हम क्या करते थे, है ना, प्रिंट प्रिंटअप और स्कैनअप, है ना, इनपुट और आउटपुट के लिए नॉर्मली जो यूज किया जाता था। और इसमें हमारा क्या होगा, सी इन एंड सी आउट, है ना, स्ट्रीम के फॉर्म में होगा। तो ये सब आगे। तो ये तो हो ही चुका है ना, ये तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। इन एनी लैंग्वेज देयर आर सम फंडामेंटल्स यू नीड टू लर्न। कोई भी लैंग्वेज के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल लैंग्वेज में कंप्यूटर की तो छोड़ो, कोई भी लैंग्वेज के लिए क्या चाहिए, हमें सबसे पहले जो उसके बेसिक कैरेक्टर्स हैं ना, वो जानना होता है ना। फिर हम धीरे धीरे वर्ड बनाते हैं, फिर उसके ग्रामर्स होते हैं अपने, है ना, अकॉर्डिंगली फिर हम उस लैंग्वेज को पूरा, तब वो लैंग्वेज जो है वो सही कहलाता है। तो रियल लाइफ वाली जो लैंग्वेज है उसमें तो हम थोड़ा इधर उधर भी चल जाता है ना, लेकिन कंप्यूटर वाले में अगर होगा तो ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह, तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ डिसीजन ले लेगा कि हाँ समझ जाएगा, अच्छा चलो भाई इससे गलती होगी हम उसको सही कर दे। हाँ, कुछ भी अगर गलत आप डालोगे, है ना, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन ब्रेन एंड कंप्यूटर, कह सकते हैं ना। भले हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो किस पे बेस्ड, किस पे है, हम जैसा इंस्ट्रक्शन डालेंगे अकॉर्डिंगली ही वो काम करेगा, है ना। विदाउट इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर वर्क नहीं। भले वो सेंसर के थ्रू हम डालते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन इंफॉर्मेशन के बेस पे ही काम करता है। तो इसमें हम वो सारी चीजें देखेंगे, है ना, जो कोई भी लैंग्वेज के लिए जो फंडामेंटल थिंग चाहिए, है ना, कॉन्स्टेंट चाहिए, है ना, वेरिएबल चाहिए, इनपुट आउटपुट चाहिए, फॉर्मेट चाहिए। तो सी प्लस प्लस को ऐसे भी कह सकते हैं ना, या तो कह सकते हैं इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी, या सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी। इट कंटेन द सिंटैक्स एंड फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज। कुछ चीज़ों में डिफरेंस आएगा, वो आगे जैसे जो जो आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें जो है वो सेम ही है। कंटेन द सेम कंट्रोल स्टेटमेंट, द सेम स्कोप एंड स्टोरेज क्लासेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस होते हैं। And even the arithmetic, logical, and bitwise operator and the data type भी almost जो है वो identical ही है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों स्टार्ट कहाँ से प्रोग्राम होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। तो ये सब तो देख ही चुके हैं। सी प्लस प्लस इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग द लार्ज प्रोग्राम विद क्लैरिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी एंड इजी टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर आफ्टर सेल टू कस्टमर। तो मेंटेनेंस तो मेन वहीं से शुरू होता है जब कस्टमर उसको यूज करता है, ठीक है ना। बनाने तक की जो होता है होता ही है, जब मेन यूज में आता है तब उसका मेन, है ना, कह सकते हो ड्रॉबैक भी पता चलता है, और जो भी उसकी होती है। तो कैरेक्टर सेट्स तो जो जैसे सी में है वैसे ही इसमें भी है ना। लेटर्स अल्फाबेट्स वो सारे हैं ना, डिजिट्स वही हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऑलमोस्ट वही हैं। फिर कुछ हम वाइट स्पेस कैरेक्टर्स भी यूज करते हैं ना स्पेसिफिक पर्पस के लिए, दैट इज यूज टू, है ना, ब्लैंक स्पेसेस। और कई सारे हैं, न्यू लाइन, है ना, टैब के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर कई बार सबके लिए जो है यूज करते हैं, दैट ऑल आर नोन एज वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। टोकन्स क्या है, बेसिक यूनिट्स हैं, है ना। तो ये सारे सी जैसे ही हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं ना। कीवर्ड्स तो क्या है ना, डिफाइंड है हमारे लाइब्रेरी में, ठीक है ना। कीवर्ड जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और जो कीवर्ड है, तो कीवर्ड के सिमिलर हम कोई भी वेरिएबल को या आइडेंटिफायर को जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो कीवर्ड तो जो डिफाइंड है वही रहेंगे, है ना, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिसको कि हमें फॉलो करना है।
वैलिड आइडेंटिफायर है सीक्वेंस ऑफ है ना वन और मोर लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या है इसमें, ये सी में भी यही सेम रूल चलता है ना, नाइदर स्पेस एंड नोर पंक्चुएशन मार्क्स और सिंबल्स कैन बी द पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर, यानी कोई भी आइडेंटिफायर जो हम डिक्लेयर कर सकते हैं इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड ओनली अंडरस्कोर, नॉट डैश और एनी अदर पंक्चुएशन मार्क्स जो है उसमें नहीं लगाए। इन एडिशन वेरिएबल आइडेंटिफायर्स है ना ऑलवेज हैव टू बिगिन विद द लेटर, ये भी एक लिमिटेशन है, यानी डिजिट से हम शुरू नहीं करेंगे, भले बाद में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोई डिजिट डाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो फर्स्ट क्या कह सकते हैं फर्स्ट जो लेटर कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, वो लेटर ही होगा, डिजिट नहीं होगा। इन नो केस कैन दे बिगिन विद अ डिजिट, किसी भी हाल में डिजिट से उसको शुरू नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ आगे तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि आप पूछेगा कि ये आइडेंटिफायर वैलिड है या नहीं है, तो अगर डिजिट से शुरू होता है या इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो वो इनवैलिड होगा। अनदर रूल फॉर डिक्लेयरिंग आइडेंटिफायर, दे कैन नॉट मैच एनी कीवर्ड, वही जो मैंने बात बताई कि कोई भी आइडेंटिफायर है ना सेम बिल्कुल कीवर्ड जैसा नहीं हो, कीवर्ड के जो है उसमें थोड़ा चेंज करके ही हम उसको डिक्लेयर करेंगे। द रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर्स कैन बी समराइज्ड, तो जो पीछे पड़ा वही सारा है, इसमें कुछ खास नहीं है। आइडेंटिफायर में इंक्लूड अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, इनका मेन हमें ध्यान रखना है। फिर है सी प्लस प्लस इज ए केस सेंसिटिव, तो अपर केस और लोअर केस का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि वो उसको कंपाइलर जो है अलग समझेगा, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ कैपिटल में टोटल लिखा हुआ है और स्मॉल में टोटल लिखा हुआ है, तो कंपाइलर क्या करेगा, टू डिफरेंट आइडेंटिफायर समझेगा। और वही इट शुड नॉट बी अ रिजर्व वर्ड, यानी कीवर्ड जो ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे लाइब्रेरी में फंक्शन में, तो उसको जो है वो बिल्कुल वही नहीं होगा, ठीक है ना, उससे डिफरेंट ही हमें कुछ डालना पड़ेगा। तो मेंबर फंक्शन अब आया थोड़ा सा रियल ऊप्स पे, है ना। पहले तो फंक्शन मेथड यूज हो रहे थे, तो ऊप्स में जो है हम फंक्शन को ही मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम एज इट्स क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर देखो डिफॉल्ट भी होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर उसका काम करता है, लेकिन उस में हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर भी करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है दैट इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास, यानी जो क्लास का नाम होगा अगर उसी नाम से कोई फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है तभी वो कंस्ट्रक्टर होगा, एंड इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास टाइप विद इन एन इनिशियल वैल्यू। ऑब्जेक्ट जनरली नीड टू बी इनिशियलाइज वेरिएबल्स, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर है उस पर, तो आगे फिर इसमें कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट भी होते हैं और हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं उसमें। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स देख लेना है, इसमें कोई रटने वाली चीज तो है नहीं, ठीक है। एक सिंपल सी प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इंक्लूड डायरेक्टिव्स एंड हैश से क्या होता है, इंक्लूड हम डायरेक्टरी जो इसकी है ना, उसे डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो जैसे हम सी में stdio.h यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट stream.h, हालांकि ये पूरा एक क्लास है, ठीक है ना, ये सब क्या है, एक क्लास है, इसके अंदर इनपुट स्ट्रीम के भी अलग क्लास हैं, आउटपुट स्ट्रीम के भी अलग भी क्लास हैं, और इनको कंबाइन करके जो हम बनाते हैं वो फॉर्मेटिंग वाले पार्ट में हम फिर पूरा और डिटेल में पढ़ेंगे, हेडर फाइल। तो इस यहाँ पे प्रोग्राम को जो है प्रोसीजर फॉर्म में ही अभी फिलहाल तो दिया हुआ है, तो 4 सेक्शन में नॉर्मली डिफाइन किया हुआ है।
है ना। पहले तो क्या करेंगे, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच करेंगे, फिर उसके बाद जो भी वेरिएबल्स है उसको हम डिक्लेयर करेंगे, एंड देन फिर हमारा मेन फंक्शन होगा, एंड देन फिर डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि हम क्या आउटपुट प्रिंट कराना चाहते हैं। तो देखो एक स्टैंडर्ड चला हुआ है, क्योंकि सबसे पहला जब लैंग्वेज बना था तो उसमें भी फर्स्ट मैसेज में हेलो वर्ल्ड ही, है ना, पास किया था। तो सब जगह यही एग्जांपल दिया जाता है ना, आप कुछ और मैसेज पास करा सकते हो। इसमें जो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ये कई बार एरर क्रिएट करता है प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये बेसिकली एनसाई सी